नमस्कार, आप देख रहे हैं अगस्त साप्ताहिक समाचार, जहां हफ्ते भर की हर बड़ी खबर है आपके लिए। जनता की आवाज हो या विकास का मसला, इन सारी खबरों को लेकर राज्य देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ हफ्ते भर का वीकली राउंड अप देखते हैं। भारत में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी को लेकर देश भर में चिंता बढ़ रही है। संदिग्ध बांग्लादेशियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। इसी कड़ी में ओडिशा के जगतसिंहपुर से बड़ी कार्रवाई की गई है। संदिग्ध बांग्लादेशी के 10 कमरों वाले घर पर चला बुलडोजर, मकान किया गया है जमींदोज। छापेमारी के दौरान पुलिस ने देसी पिस्तौल समेत भारी मात्रा में घातक हथियार बरामद किए। कार्रवाई के वक्त पुलिस पर हमला, महिला कांस्टेबल घायल हुई हैं। मुख्य आरोपी सिकंदर आलम फरार है, जबकि उसकी 2 बहनें और एक भाई पुलिस हिरासत में हैं। अब जांच तेज कर दी गई है। सवाल यही है कि ये लोग कैसे आए, किसने दी शरण और कौन है इस नेटवर्क के पीछे। प्रशासन ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लोकप्रिय बॉलीवुड गायक ह्यूमन सागर का 34 वर्ष की उम्र में एम्स भुवनेश्वर में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके असामयिक निधन से पूरा ओडिशा स्तब्ध है और संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विपक्ष के नेता और जुएल ओराम समेत कई दिग्गजों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इसे उड़ीसा के संगीत और सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया, जबकि धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ह्यूमन सागर की आवाज हमेशा उड़िया श्रोताओं के दिलों में अमर रहेगी। उनका स्वर, उनकी पहचान और उनका योगदान उड़िया संगीत जगत की अमूल्य धरोहर बनकर हमेशा जीवित रहेगा। राज्य के प्राथमिक शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दे दी है। प्राथमिक शिक्षक महासंघ ने साफ कहा है कि अगर उनकी 2 प्रमुख मांगे 30 तारीख तक पूरी नहीं हुई तो वे 1 दिसंबर से पूरे ओडिशा में आंदोलन शुरू करेंगे। महासंघ की मांग है कि शिक्षकों को मूल पद पर पदोन्नति देते हुए 4200 रुपए ग्रेड पे दिया जाए। साथ ही 2001 से 2024 के बीच नियुक्त शिक्षकों को 6 साल की सेवा जोड़ते हुए इंक्रीमेंट मिले। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि सालों से कम वेतन में शिक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं और गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ भी उठा रहे हैं। बावजूद इसके सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। महासंघ ने ये साफ किया है कि स्कूलों में पढ़ाई बाधित ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा पुलिस को मोटर वाहन जांच का अधिकार दिए जाने के फैसले के विरोध में ऑल ओडिशा मोटर बस ओनर्स एसोसिएशन ने 1 दिसंबर से राज्यव्यापी बस हड़ताल की चेतावनी दी है। संघ के महासचिव का कहना है कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करे, तब तक बस परिचालन बंद रहेगा। उनका कहना है कि वाहन जांच की जिम्मेदारी केवल एमवीआई को ही दी जाए और पुलिस को अतिरिक्त अधिकार देने से बस मालिकों को नुकसान होगा। इस मुद्दे पर 25 नवंबर को संघ की सामान्य बोर्ड बैठक होगी। 37वीं संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत 12 देशों के 40 विदेशी प्रतिनिधियों ने लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से मुलाकात कर उड़ीसा की लोकतांत्रिक परंपरा, विधानसभा की कार्य प्रणाली और डिजिटल सुधारों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उड़ीसा विधानसभा के 89 सालों के गौरवशाली इतिहास, रिकॉर्ड समय में हुई ई-विधान, AI आधारित शोध और डिजिटल हाउस जैसी पहलों की जानकारी दी। प्रतिनिधियों ने ओडिशा की पारदर्शी शासन, सांस्कृतिक समृद्धि और आतिथ्य की सराहना की और पुरी, कोणार्क और धौली जैसे स्थलों के दौरे को यादगार बताया। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की अहम बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रशासन को 9 सख्त टास्क दिए। उन्होंने साफ किया है कि जनता को त्वरित सेवा मिले और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ज्यादा फील्ड विजिट, तकनीक से बेहतर उपयोग और जनता की शिकायतों का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों को जल्द हटाने के आदेश भी दिए गए हैं। सरकारी विज्ञापन उड़िया भाषा में जारी करने और सोशल मीडिया के जरिए सरकारी सूचना को व्यापक बनाने पर भी जोर दिया गया। राउरकेला स्टील प्लांट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कहा कि करीब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से 2030 तक आरएसपी की उत्पादन क्षमता दोगुनी की जाएगी। इसे बढ़ाकर 9.8 मिलियन टन प्रति वर्ष करने का लक्ष्य रखा गया है। प्लांट को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए से आधुनिकीकरण होगा। साथ ही 1,100 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक स्लैब कास्टर यूनिट का उद्घाटन होगा। इस विस्तार से स्थानीय युवाओं को रोजगार और एमएसएमई सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर चक्रवात बनने की आशंका जताई जा रही है। 22 तारीख तक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है,
जो पश्चिम उत्तर दिशा में बढ़ते हुए 24 तारीख तक गहरा कर निम्न दबाव में बदल सकता है। अगले 48 घंटों में इसके और मजबूत होने की चेतावनी है। इस क्रम के प्रभाव से उड़ीसा के तटीय और दक्षिणी इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि चक्रवात के रास्ते को लेकर अभी साफ तस्वीर नहीं आई है। यदि चक्रवात बनता है तो इसके उत्तर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच टकराने की संभावना है। बारिश होने पर पकी हुई धान की फसल को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे किसान चिंतित हैं। उड़ीसा सरकार ने सर्पदंश से होने वाले मौतों पर मुआवजे की राशि बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। अब मृतकों के परिजनों को मिलने वाला मुआवजा 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे पीड़ित परिवारों को बेहतर आर्थिक सहायता मिल सकेगी और राहत प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनु यात्रा के लिए कंस की भूमिका के लिए कलाकार का चयन पूरा हो गया है। बेडन ब्लॉक के चिंचड़ा गांव निवासी सुशील मेहर को 2025-2026 की धनु यात्रा में कंस की भूमिका निभाने के लिए चुना गया है। उन्होंने 36 कलाकारों को पीछे छोड़ते हुए ये महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की। 3 दिनों तक चली ये चयन प्रक्रिया के बाद कंस के साथ 11 प्रमुख पात्रों का चयन किया गया है। धनु यात्रा महोत्सव का शुभारंभ 24 दिसंबर से होगा और ये 11 दिनों तक चलकर 3 जनवरी 2026 तक चलेगा। इससे पहले 24 नवंबर को शुभ स्तंभ स्थापना और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पटना से बड़ी राजनीतिक खबर में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नए कार्यकाल में उन्होंने 26 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें राजनीतिक समीकरण और जातिगत संतुलन का खास ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। दोनों बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। पुरानी और नई दोनों ही सरकारों के चेहरों का मिश्रण है। जेडीयू से 8 मंत्री, बीजेपी से 14, लोक जनशक्ति पार्टी से 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सेक्युलर व राष्ट्र लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री शामिल हैं। खासकर नए चेहरों में है श्रेयासी सिंह बीजेपी से, कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक विजेता, और रामा निषाद जो पिछड़े समुदाय से आती हैं। साथ ही दीपक प्रकाश मंत्रिमंडल में प्रवेश कर चुके हैं। इस सरकार का गठन विविधता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले के आंध्र उड़ीसा सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में इनमें सीपीआई की केंद्रीय समिति सदस्य और वरिष्ठ कमांडर मरवी हिडमा भी शामिल है। ये कार्रवाई मंगलवार को विशेष अभियान के दौरान की गई। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है और सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार माओवादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कश्मीर निवासी आमिर रशीद अली को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। उस पर डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी के साथ मिलकर हमले की साजिश रचने का आरोप है। जांच एजेंसी के मुताबिक आमिर ने हमले की योजना और लॉजिस्टिक सपोर्ट में अहम भूमिका निभाई थी। एनआईए अब उससे गहन पूछताछ करेगी ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया है और मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने पाया कि उन्होंने 2024 में छात्र नेतृत्व विरोध के दौरान ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दिया था। फैसले के बाद पूरे देश में हिंसा भड़क गई। बमबारी, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं की रिपोर्ट सामने आई है और अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। अवामी लीग ने देशव्यापी बंद का ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने इस फैसले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि निष्पक्ष सुनवाई और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन होना चाहिए। सऊदी अरब के मदीना के पास उमरा तीर्थयात्रियों से भरी एक बस डीजल टैंकर से टकराकर उसमें आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में लगभग 42 से 45 भारतीय यात्री मारे गए हैं। मृतकों में 11 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से हैदराबाद के 18 लोग एक ही परिवार के थे। 3 पीढ़ियां एक साथ इस त्रासदी में टूट गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। भारत और रूस की दोस्ती एक नई उड़ान भरने वाली है। रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के Su-57 फाइटर जेट की तकनीक पूर्ण रूप से ट्रांसफर करने का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले आया है। प्रस्ताव में शामिल है जेट के इंजन, ऑप्टिक्स, AES रडार और AI सिस्टम का पूर्ण हस्तांतरण। भारत में स्थानीय उत्पादन और 2 सीट वेरिएंट का विकल्प भी दिया गया है।
ये कदम भारत की वायु शक्ति को सशक्त बनाने और मेक इन इंडिया के विजन को मूर्त रूप देने की दिशा में एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। Su-57 तकनीक के साथ भारत के हवाई कौशल में नए युग की शुरुआत हो सकती है। ईडन गार्डन्स की पिच पर भारत के लिए बड़ा झटका। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया। 124 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया मात्र 93 रन पर सिमट गई। स्पिनर साइमन हार्मर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा ने नाबाद 55 रन की मैच खेली, जो टीम को जीत दिलाने में अहम साबित हुई। वहीं भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल चोट के कारण दूसरे इनिंग्स में नहीं खेल पाए। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने पहले मैच में 1-0 की बढ़त बना ली है। शूटिंग की दुनिया में भारत का नाम फिर गूंज उठा। निशानेबाज गुरप्रीत सिंह ने काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। 2 दिन की कड़ी मुकाबले में गुरप्रीत ने कुल 584 अंक हासिल किए। रैपिड स्टेज में उन्होंने 296-10 का दमदार प्रदर्शन किया। गुरप्रीत ने गोल्ड के लिए यूक्रेनी निशानेबाज पाब्लो सिक्काटे की टक्कर ली। इनर 10 के आधार पर रजत पदक अपने नाम किया। ये उनके करियर का दूसरा व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप मेडल है। पहले 2018 में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में रजत जीता था। भारत की टीम इस विश्व चैंपियनशिप में कुल 13 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रही, जिसमें 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रोंज शामिल हैं। गुरप्रीत सिंह की ये जीत न सिर्फ उनकी मेहनत का परिणाम है, बल्कि भारत के शूटिंग के भविष्य की चमक भी है। गोवा की पणजी में सिनेमा का महाकुंभ सज चुका है। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भव्य आगाज हो चुका है, जहां दुनिया भर की उत्कृष्ट फिल्म दर्शकों का दिल जीत रही है। प्रतिष्ठित महोत्सव में 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। इस बार उद्घाटन समारोह को खास बनाने के लिए पूरे शहर को फिल्मी रंग में रंग दिया गया है। महोत्सव के जरिए युवा फिल्मकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है। साथ ही पहली बार सिनेमा AI हैकाथॉन भी आयोजित किया जा रहा है। वहीं दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को उनके 50 सालों के शानदार फिल्मी सफर के लिए विशेष सम्मान से नवाजा जाएगा। 28 नवंबर तक चलने वाला ये महोत्सव सिने प्रेमियों के लिए एक यादगार अनुभव बनने जा रहा है। राज्य के साथ देश दुनिया की हर तमाम खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। इसी के साथ इस हफ्ते के खबरों के सफर को देते हैं विराम। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।